पीएम मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से विकास कर रहा है, जिसकी वजह से देश के लोग आज मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अब जो हुआ है उसके बाद विपक्ष के लोग एक्सपोज हो गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्षी खेमे को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे कोई भी नेता नहीं टिक पा रहे हैं। आरपीजी समूह के चेयरमैन और उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक चार्ट शेयर किया है, जिसमें 2026 की शुरुआत में दुनिया के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता को दर्शाया गया। इसमें बताया गया कि किस देश के नेता को वहां की जनता कितना पसंद करती है। दुनिया में नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70% से भी ज्यादा की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 70% से भी ज्यादा लोग उनके काम को पसंद करते हैं, जबकि 22% लोग नापसंद करते हैं लाल रंग। मोदी के बाद दूसरे नंबर पर जापान की सानाई ताकाइची 60% से भी ज्यादा और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग 56% है उनकी रेटिंग। मतलब साफ है कि पीएम मोदी के आगे दुनिया का कोई भी नेता नहीं टिक पा रहा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों, देश के कुछ राज्यों से भी बड़े बजट वाले बीएमसी से लंबे समय बाद ठाकरे परिवार का प्रभुत्व खत्म हो गया। ठाकरे परिवार की सियासत के लिए बीएमसी का रोल कुछ उसी तरह रहा है जैसे मछलियों के लिए पानी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अगुवाई वाली महायुति से मिल रही चुनौतियों ने वर्षों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बीएमसी चुनाव के लिए साथ आने को मजबूर कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत को कुछ एक्सपर्ट्स ठाकरे परिवार के राजनीतिक भविष्य से जोड़ रहे हैं। वास्तव में इस चुनाव नतीजे ने ठाकरे परिवार को वहां पर चोट मारी है जहां से उसने सियासत की शुरुआत की थी। वहीं राहुल गांधी भी महाराष्ट्र निकाय चुनावों में हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव नतीजों को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक बार फिर घेरते हुए बीजेपी को भी अपने लपेटे में लिया। वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी गतिविधि बताया। वोट डालने के बाद उनकी उंगली पर लगने वाली स्याही मिट जाने वाले वीडियोस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने जेन जी के बीच बहुप्रचलित एक शब्द गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा कम करने का आरोप लगाया। लेकिन आप दर्शक इस जीत से खुश हैं तो कमेंट में गुड बीजेपी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी की प्रचंड जीत से खुश हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया, चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी है। इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर लगाए थे और ये सब कुछ अब स्वाहा है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी को पहली बार ऐसा चेहरा मिला है जिसने पार्टी को शहरों से निकालकर कस्बों और गांवों तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में इस चेहरे के दम पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 29 में से 25 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किसी चेहरे में अगर उभार आया है तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। फडणवीस ने एक बार फिर से आलाकमान के अटूट विश्वास को सही साबित कर दिखाया। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते एक दशक से देवेंद्र फडणवीस धुरी बने हुए हैं। सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में बैठकर वो सक्रिय रहे। इस दौरान जमीनी स्तर पर फडणवीस ने खूब काम किया। इसका असर विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखा। आलाकमान ने भी महाराष्ट्र में फडणवीस को फ्री हैंड दे रखा था। उन्होंने शहरों से लेकर बीजेपी को गांवों तक में पहुंचा दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ किए जाने के बाद बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बहुत ही जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने उन्हें न सिर्फ निराशा के नेता कहा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उनकी ओर से कही गई बात के लिए उनसे देश के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा है। इससे पहले IMF ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत प्रमुख ग्रोथ इंजन है। वहीं विपक्ष के लोग जस्टिस यशवंत वर्मा का बचाव करने में लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रीट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव के तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम
1968 के अनुसार जांच समिति के गठन के लिए लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी थी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव उनके आधिकारिक आवास से बरामद नकदी के बाद लाया गया था। वहीं शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले 20 साल बाद ठाकरे भाइयों ने हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी की लहर के आगे ठाकरे भाइयों की एक न चली, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले संजय राउत काफी जोश में थे, लेकिन अब हार के बाद तिलमिला गए। दर्शकों, बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें मुस्लिम बहुल वाले इलाके मानखुर्द गांव मंडला के वार्ड नंबर 135 से बीजेपी के उम्मीदवार नवनाथ बान ने जीत दर्ज की है। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में इसी वार्ड से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में साल 2026 में बीजेपी की सफलता को स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने विकास, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पार्टी का दावा है कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर उसने क्षेत्र के मतदाताओं का भरोसा जीता। नवनाथ बान बीजेपी के मीडिया प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। वो पहली बार मुंबई नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं अब इस चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक दलों के रिएक्शंस भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुंबई जैसे शहर में वोटिंग पैटर्न्स को एक गंभीर मामला बताया है। दर्शकों, बीएमसी चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के लिए वजूद की लड़ाई थी, इसलिए सबका ध्यान चुनाव के नतीजों पर है। चुनाव के लिए ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। उन्होंने अपने बीच के सारे गले शिकवे मिटाकर मराठी एकता का नारा दिया। साथ आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई नगर निगम का चुनाव भी लड़ेंगे। दोनों ठाकरे भाइयों ने ब्रांच और कुछ मीटिंग्स करके बीजेपी पर प्लान बनाया और हमला किया। उन्होंने मराठी वोटरों से इमोशनल अपील की थी कि मुंबई को बचाने का ये उनका आखिरी मौका है। हालांकि अब जो नतीजे सामने आए हैं उनमें वोटर्स ने ठाकरे भाइयों को कम रिस्पांस दिया है। वहीं बीएमसी चुनाव में हार पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चल रहा है वो एक गंभीर मामला है। हजारों लोगों के नाम जिन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट दिया था उन इलाकों से गायब है जहां शिवसेना यूबीटी, एमएनएस या कांग्रेस है। ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी के सीनियर नेताओं और चुनाव आयोग के स्टाफ के बीच एक मीटिंग हुई। क्यों? आचार संहिता अभी भी लागू है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग परसेंटेज आने से पहले ही एग्जिट पोल आ गए। बीजेपी ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो डरे नहीं। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे। जिन इलाकों में शिवसेना को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद थी वहां बड़ी संख्या में वोट ही दर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट कमल निशान पर दर्ज हो रहा था। इस आरोप के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक बीजेपी की लहर सामने आई है। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार को इन चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। अजित पवार की पार्टी ने महायुति छोड़कर मुंबई में जहां अकेले चुनाव लड़ा था, तो वहीं पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में वापसी के लिए चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से हाथ मिलाया था। इसके बाद सुप्रिया सुले और अजित पवार एक मंच पर सामने आए थे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में खूब चुनाव प्रचार किया था, लेकिन चुनाव नतीजों में दोनों स्थानों पर बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही है। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। दर्शकों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी अब शुरू हो गई है। बीजेपी जहां जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने वोट चोरी का राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा है कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। वहीं राहुल गांधी के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बहाना ब्रिगेड वापस आ गई है। मतगणना पूरी होने से पहले ही हार मान ली। राहुल फिर से वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छे से काम करते हैं, बदनाम करना, तोड़ मरोड़ करना और गलत जानकारी फैलाना। वैसे बिहार चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल ने जो आरोप लगाए थे उनका क्या नतीजा निकला? बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता की उंगली पर लगा निशाना आसानी से मिटाया जा सकता है, जिससे फर्जी मतदान की संभावना है। बीएमसी सहित 29 नगर निकायों के लिए मतदान के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई है जिनमें यह दावा किया गया था कि एसीटोन जैसे रसायनों का उपयोग कर स्याही को कैसे मिटाया जा सकता है। कांग्रेस की मुंबई इकाई की नेता एवं लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने अपने पार्टी सहयोगी का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी उंगली में लगी स्याही मिटाने के लिए एसीटोन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या बीएमसी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रही है? सुबह से हमें कई शिकायतें मिल रही है कि मताधिकार का निशान दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। मेरे सहयोगी और उनकी पत्नी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस स्याही को एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर से कितनी आसानी से ये स्याही को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी स्याही कांड को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि इलेक्शन कमीशन का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसे के खत्म होने की वजह है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की जीत होती है तो पार्टी के नेता चुपचाप शपथ लेकर सरकार बना लेते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की जीत हुई तब राहुल गांधी ने वोट चोरी का कोई आरोप क्यों नहीं लगाया? झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की जीत हुई तब भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई तब भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की जीत होती है वहां को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर सबूत है तो वो सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? दर्शकों, पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था तब से चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने न तो हलफनामा दिया और न ही सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत दिखाई। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी और पीएम मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में खलबली मच गई है। सीएम ममता बनर्जी चिंतित नजर आ रही है। वहीं अब कोर्ट से भी ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में आईपैक से जुड़ी ईडी छापेमारी के दौरान राज्य सरकार की कथित दखलंदाजी को बेहद गंभीर मामला बताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में राज्य सरकार की एजेंसियों का हस्तक्षेप बहुत गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पांचोले की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी तय की है। ईडी ने आरोप लगाया था कि रेड के दौरान जब्त सामग्री को अनधिकृत तरीके से ले जाया गया, जिसे उन्होंने चोरी का अपराध बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि प्रमाण थे कि परिसर में आपराधिक सामग्री थी। स्थानीय पुलिस को पहले बताया गया। डीजीपी, सीएम, पुलिस कमिश्नर और डीजीपी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। सामग्री अधिकृत तरीके से ले ली गई। ये चोरी का अपराध है। सीएम खुद ले गई। ईडी अधिकारी का मोबाइल भी ले लिया गया। मीडिया के सामने गई। इससे अधिकारी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, बलों का मनोबल गिरेगा। उदाहरण सेट करना चाहिए। रेड के दौरान मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच हो। वहीं ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सिब्बल ने कहा कि ये ब्लांटेड लाई यानी सफेद झूठ है कि सभी डिजिटल डिवाइस ले ली गई। आरोप की सीएम ममता बनर्जी ने सभी डिवाइस ले ली, ये झूठ है जो ईडी के अपने पंचनामा से साबित होता है। ये पूरा विवाद आईपैक ऑफिस और इसके प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी से शुरू हुआ, जहां टीएमसी से जुड़े लोगों का आरोप है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। वहीं हाईकोर्ट से भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ईडी मामले में हस्तक्षेप को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय हमलावर हो गए। उन्होंने अपने एक्स
पर हैंडल पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की आपत्ति को खारिज करते हुए उनके खुले हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की लाइव छापेमारी में बेशर्मी से घुसने और कैमरे के सामने केंद्रीय एजेंसियों को धमकाने की कोशिश करने के बाद मुख्यमंत्री को न्यायपालिका ने करारा सबक सिखा दिया है। ये घटनाक्रम कानून के शासन के प्रति उनकी अवमानना और भ्रष्टाचार को बचाने की उनकी बेताबी को उजागर करता है। संवैधानिक अधिकारियों को राजनीतिक हथकंडों से डराया नहीं जा सकता और उच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आईपैक छापेमारी मामले में टीएमसी की याचिका सिरे से खारिज कर दी है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस में छापेमारी कर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर दलील देते हुए जांच एजेंसियों के वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब ईडी ने कुछ जब्त न करने की बात की तो अब इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट रमेश न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें